गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सब लोग? सर अच्छे हैं सर। ठीक है। हम लोगों ने कल कांग्रेस का कुछ पार्ट देखा था। कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, कांग्रेस के कुछ सम्मेलन जो है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसी का ही पार्ट आज और है, और सेकंड लास्ट क्लास है। अगली क्लास जो हमारी है वो अगली क्लास हमारी रहेगी, आखिरी क्लास रहेगी गांधी जी के आंदोलनों के बारे में। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपका आधुनिक इतिहास जो है वो समाप्ति की ओर है, और जिन लोगों ने रेगुलर पढ़ा है मुझे उम्मीद है कि उन लोगों ने बहुत अच्छे से समझा भी होगा, और उम्मीद ये भी है कि आप लोगों के क्वेश्चन अगर परीक्षा में आते हैं तो गलत भी नहीं होंगे। क्यों कह सकते हैं कौन है रेगुलर? जो लोग कह सकते हैं अच्छे से समझ में आया सभी को? जी सब बहुत अच्छे से आया समझ में। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि अगली जो भी क्लासें रहेगी हमारी वो भी बहुत अच्छे से रहेगी। आज हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस का ही दो एक सम्मेलन है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, हम उस क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो लाहौर में हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया था। उस प्रस्ताव में कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता मनाना शुरू किया था। अब एक जहां से क्वेश्चन आते हैं वही हम अधिवेशन पढ़ रहे हैं। सारे अधिवेशन हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अगर 1885 से लेकर 1950 तक के अगर हम अधिवेशन पढ़े तो उनका कोई ज्यादा रोल रहता नहीं। मुख्य मुख्य जो अधिवेशन है हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं, कहाँ पर कोई सी मुख्य चीज हुई। तो ऐसा ही एक अधिवेशन हुआ था 1938 में, जिसे हम हरिपुरा अधिवेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, और हरिपुरा है गुजरात में। ठीक है, उस हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता जो की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, याद रखेगा। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि हरिपुरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, 1938 में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसकी खास बात या खासियत ये है इस अधिवेशन की कि सुभाष चंद्र बोस ने उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर एक जो भारतीय रियासतें थी जितनी भी उस समय, उनको कुछ मौलिक अधिकार दिए जाए ऐसी चर्चा की गई थी, या दिलवाए जाए। तो वहां पर कांग्रेस ने एक चीज ये रखी थी कि इनके मौलिक अधिकारों को किस प्रकार से दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि कुछ रियासतों को मिला के एक प्रजामंडल का गठन किया जाए, और इस प्रकार से पहला प्रजामंडल जो बना था वो जयपुर जो था वो पहला प्रजामंडल था। मतलब प्रजामंडल का सदस्य बनना या प्रजामंडल बनना, ये पहला प्रजामंडल जो था वो जयपुर था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि पहला प्रजामंडल कौन सा बना था? तो जयपुर पहला प्रजामंडल बना था। यहाँ से दो तीन फैक्ट आते हैं। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। प्रजामंडल की स्थापना किस कांग्रेस अधिवेशन में मतलब हुई थी? तो हरिपुरा अधिवेशन जो था कांग्रेस का उसमें हुई थी। और प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य था जो देश की रियासतें थी, राजाओं की रियासतें थी, उनको मौलिक अधिकार दिलवाया जाए। और इस प्रकार से पहला प्रजामंडल कौन सा था? तो जयपुर जो था वो पहला प्रजामंडल था। तो ये तीन चार फैक्ट जो है वो यहाँ से याद रखिएगा, क्योंकि ये आता है, एक बार क्वेश्चन आया था प्रजामंडल पहला प्रजामंडल कौन सा था? तो जयपुर पहला प्रजामंडल था। अर्थात इसमें कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो देश की जो रियासत थी उनके कुछ रियासतों को मिला मिलाकर एक मंडल का निर्माण करना था, जिससे वो अंग्रेजों से अपने मौलिक अधिकारों की क्या कर सके, या मौलिक अधिकारों को मिल सके। ठीक है, इसलिए तो ये हरिपुरा गुजरात का जो अधिवेशन, याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने इसमें अध्यक्षता की थी। और अगला ही अधिवेशन जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था, इसलिए भी याद रखिएगा। तो अगला अधिवेशन जो हुआ था वो जबलपुर में हुआ था, लेकिन उस समय कहा जाता है कि वो त्रिपुरी था। ठीक है, तो 1939 का जो अधिवेशन था वो त्रिपुरी जबलपुर में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में होने वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। और इसमें क्या हुआ था, चूंकि 38 वाले अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष थे, तो 39 वाले में भी सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष रहना था। लेकिन यहाँ पर गांधी जी और सुभाष चंद्र दोनों के बीच में क्या हुआ, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में दोनों को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया। अब गांधी जी चाहते थे कि पटाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि कई लोग चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस ही क्या रहे, अध्यक्ष रहे। तो इन दोनों के बीच में टकराव बढ़ने के कारण
महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, और कांग्रेस में से सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि त्रिपुरी अधिवेशन जो है उसमें अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो एक विवाद हुआ था, वो विवाद सिर्फ अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पटाभी सीतारामैया जो है उनको अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन कई जो गांधी जी थे वो सहमत, या सुभाष चंद्र बोस थे वो सहमत नहीं हो, और इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से त्याग पत्र दिया, और त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस से त्याग पत्र दिया। ठीक है, त्याग पत्र देने के बाद उन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, तो 1939 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वहां से जब स्थापना की उन्होंने, तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर क्या करा, उनको नजरबंद कर दिया और उन पर केस चला दिया। ठीक है, जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तो सुभाष चंद्र बोस ने को अंग्रेजों ने नजरबंद कर दिया, और नजरबंद करने के बाद उनको कैद कर दिया एक तरीके से, और उन पर केस चला दिया। अब यहाँ से शुरू होती है सुभाष चंद्र बोस की कहानी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि सुभाष चंद्र बोस को जहां नजरबंद किया गया था वहां से वो भागे, और वो भागे कहां पर, वो सबसे पहले गए थे पेशावा पाकिस्तान। जब पेशावा पाकिस्तान गए वहां पर उनको कोई ऐसी मदद नहीं मिली, तो वो वहां से अफगानिस्तान निकल गए, और अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए वो सोवियत संघ चले गए। उस समय की बात है 1939-40 की। उस समय विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उनको अंग्रेजों के खिलाफ मदद चाहिए थी, तो उन्होंने सोवियत संघ गए। सोवियत संघ में भी उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली, तो फिर वहां से उन्होंने क्या किया, जर्मनी चले गए। ठीक है, और जर्मनी में जाने के बाद वहां पर हिटलर जो था, एडोल्फ हिटलर जो था, वो द्वितीय विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर जो था वही द्वितीय विश्व युद्ध का प्रणेता था। उस द्वितीय विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर की उनको सहायता मिली, और हिटलर की सहायता से ही वो जापान पहुंच गए। और जापान पहुंचने के बाद वहां पर एक व्यक्ति था जिनका नाम था रास बिहारी बोस। मैंने आपको बताया था 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में उनको अध्यक्ष बनाया गया था, और वहां से कांग्रेस से बाद में वो छूट करके कहां चले गए थे, जापान चले गए थे। और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग करके एक संगठन बनाया था। उस संगठन में क्रांतिकारियों की मदद करना और क्रांतिकारियों का अंग्रेजों के खिलाफ उनको मतलब एक तरीके से प्रेरित करना, ये उनका काम था। तो रास बिहारी बोस ने बनाया इंडिपेंडेंट इंडियन लीग जो था, उसकी मदद से जो सुभाष चंद्र बोस थे वो भी उन क्रांतिकारियों में शामिल हो गए, और जापान के बाद वहां से वो रास बिहारी बोस की मदद से, क्रांतिकारियों की मदद से वो सिंगापुर पहुंच गए। और सिंगापुर पहुंचने के बाद वहां पर क्या हुआ कि वहां की जो सेना थी या वहां के जो लोग थे, वहां पर भी एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, याद रखना, कैप्टन मोहन सिंह भाकना। इसकी मदद से 90,000 सैनिक मिले उनको, और सिंगापुर ने इस प्रकार से उन्होंने क्या कर ली, सरकार बना ली। और सरकार बनाने के बाद खुद सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए। तो ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, याद रखिएगा किस प्रकार से उनको कांग्रेस से त्याग पत्र देना पड़ा, कहां से, जबलपुर से। और वो कहां पहुंच गए, वो पहले पाकिस्तान गए, फिर अफगानिस्तान गए, फिर सोवियत संघ गए, फिर जर्मनी गए, जर्मनी से जापान गए, जापान से सिंगापुर गए, सिंगापुर में जाके प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोहन सिंह भाकना जिनके मदद से उनको 90,000 सैनिक मिले थे, उन 90,000 सैनिकों के साथ वो आसाम जो था, आसाम की जगह अरुणाचल प्रदेश था, वहां से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक कूच किया था, और वहीं पर उन्होंने अपना एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन यहां से आता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नारा किसका था, तो सुभाष चंद्र बोस का था। ये उन्होंने उस समय दिया था जब 1944 में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में अपने 90,000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ कूच किया था, और वहीं पर उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को क्या बोला था, कौन बताएगा, क्या बोला था, महात्मा बोला था। ठीक है, याद रखिए। आवाज आ रही, क्यों, हेलो, आ रही है। महात्मा गांधी को Yes, सबसे sir. पहले जब उन्होंने कूच किया था 1945 को, तो सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है
कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कब कहा था? जब वो अपने 90,000 सैनिकों के साथ वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ कूच कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी सेना को कूच करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जय जयकार करके वहां से उन्होंने शुरुआत की थी। और ये शुरुआत ज्यादा टाइम तक नहीं चली, क्योंकि 6 अगस्त और 9 अगस्त की घटना याद रखिएगा। 6 अगस्त और 9 अगस्त क्या हुआ था इस दिन? कोई भी बोले। हिरोशिमा और नागासाकी। गुड। हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान के 2 बड़े शहर है, वहां पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था। तो जिस जापान की सहायता से वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उसी जापान की कमर अमेरिका ने तोड़ दी। तो उनकी जो सहायता थी वो सहायता वहीं पर रुक गई। और इस प्रकार से शुरुआत में ही अंग्रेजों ने उनके 90,000 जो सैनिक थे उनको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। और कहा जाता है कि यहीं पर सुभाष चंद्र बोस की एक तरीके से मृत्यु हो गई एक विमान दुर्घटना में। ऐसी बाद में ऐसी खबरें आई, लेकिन कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी ये जो घटना थी या उनकी जो मृत्यु थी वो आश्चर्यचकित है, या उनकी मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा कहा जाता है। बाद में जांच भी हुई। अभी पिछले 4-5 साल पहले पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुआ था, इसके पहले वाला, उसमें ये मुद्दा उछला भी था। हालांकि कुछ भी हो, कई लोग बोलते वो जिंदा थे, कई दिनों तक रहे भी होंगे, क्योंकि वो जो दुर्घटना थी वो एक तरीके से काल्पनिक थी, ऐसा बताते हैं। तो ये थी सुभाष चंद्र बोस की कहानी। इसमें से 1939 का जो त्रिपुरा अधिवेशन था ये बहुत इसीलिए फेमस ज्यादा रहा क्योंकि यहाँ से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, जापान में रासबिहारी बोस द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना होती है, और कैप्टन मोहन सिंह भाकना द्वारा सुभाष चंद्र बोस की मदद की जाती है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, और उन्हीं के कार्यकाल में 90,000 की सैनिक लेकर वो अरुणाचल प्रदेश की ओर से अंग्रेजों के खिलाफ कूच करते हैं। और वहीं सबसे पहले वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस नारे के साथ महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर वहां से वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर हुई बमबारी के कारण जापान की सहायता उनको नहीं मिल पाती है कंटिन्यू, और इस प्रकार से उनके 90,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर देते हैं। और इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस की जो कहानी थी वो यहाँ पर लगभग सी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? ये आते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़े हम लोग। अगला आता है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। वैसे भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का एक आंदोलन है, हम उसमें भी पढ़ेंगे उसको, लेकिन यहाँ से याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन भी एक कांग्रेस का ही एक क्या था, एक अधिवेशन था, कांग्रेस का ही एक अधिवेशन था। और इस अधिवेशन में ये अधिवेशन हुआ था बंबई में, और बंबई में हुआ था एक ग्वालियर टैंक करके एक जगह है मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान पर। और वहां पर 7 अगस्त के दिन या अगस्त में एक कांग्रेस ने एक अधिवेशन पास किया जिसमें गांधी जी का रोल था। उन्होंने एक आंदोलन का मूवमेंट शुरू करवाया था कि भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब अंग्रेजों को कहा कि तुम यहाँ से भारत छोड़ो। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन था इसमें कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया भारत छोड़ो आंदोलन का, और इसमें एक 10 वर्षीय जो बच्चा था उसने एक नारा दिया था कि करो या मरो का नारा, ठीक है। वैसे गांधी जी ने दिया उस नारे को, लेकिन उसका जो प्रणेता था वो यूसुफ अली करके एक बच्चा था, उसने ये दिया था। लेकिन यहाँ से ये आता है क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पास किया गया था? तो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर यह प्रस्ताव पास किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कब किया गया था? तो 7 अगस्त से ये ऐलान किया गया था कि 8 अगस्त से क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन का मूवमेंट शुरू होगा। लेकिन क्या हुआ, 7 अगस्त की रात को 12 बजे एक अंग्रेजों ने एक 0 हावर चलाया गया, और इस 0 हावर के तहत गांधी जी सहित तमाम जो कांग्रेस के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गांधी जी को पुणे की आगा खां प्लेस जो है उस आगा खां प्लेस में उनको बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो नेतृत्व विहीन हुआ फिर भी, लेकिन उस आंदोलन की जो नींव थी, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा पहला आंदोलन था जो बिना नेतृत्व के भी क्या किया था, उसने आगे बढ़ा था। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन भी कांग्रेस का एक प्रस्ताव था, लेकिन मूवमेंट जो था वो गांधी जी का था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी आए तो आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा। अगले कुछ क्वेश्चन है कि हम कांग्रेस को कैसे समाप्त करें, तो समाप्त करने के लिए कुछ वक्तव्य है उनके पास, तो वक्तव्य से क्वेश्चन आते हैं कि वक्तव्य कांग्रेस के बारे में किसने दिया था।
तो इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाली बात कांग्रेस के बारे में किसने कही थी। जैसे कई बार कोटेशन आते हैं कि ये कोटेशन किसका है, कई विचारकों को कोटेशन आते हैं, पूछे जाते हैं किसके कोटेशन है। तो याद रखिएगा ये कुछ कोटेशन मैंने यहाँ पर लिखे हैं और इस कोटेशन से एक दो फैक्ट एग्जाम में मतलब प्री एग्जाम या वनडे एग्जाम में आते रहे हैं। तो इन 5-7 कोटेशन है, इन कोटेशन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको याद नहीं करना है, ये याद रखना है कि किसने बोला, ठीक है, कि ये बात किसने बोली कांग्रेस के बारे में। तो देखो पहली बात बोली थी कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। ये बोला था लॉर्ड कर्जन ने, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन 1905 में 1899 से 1905 तक वाइसराय रहा था और चूंकि वो कांग्रेस की गतिविधियों से परेशान हो रहा था तो उसने ये बोल दिया कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। अर्थात क्या हो रहा था, कांग्रेस में आपस में फूट चल रही थी, जिसका परिणाम आपने 1907 में कांग्रेस की फूट में देखा होगा। तो लॉर्ड कर्जन ने ये बात बोली थी कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है, मतलब लॉर्ड कर्जन की, कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में मैं अपना सहयोग दे सकूं। ये बोला था लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन यहां से ये आएगा कि ये कोटेशन लिखा रहेगा और उसमें ऑप्शन रहेंगे कि ये बात किसने कही थी। तो आपको याद रखना है कि ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड कर्जन था, कि उसने कांग्रेस को खत्म करने की बात कही थी और वो भी कैसे कही थी, शांतिपूर्ण अवसान के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला वक्तव्य यहाँ पर है कांग्रेस के बारे में, ये आता है कभी कभी फैक्ट। दूसरा बोला था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी और लॉर्ड डफरिन के सुझाव पर ही एओ ह्यूम जो थे उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो लाला लाजपत राय साहब का ऐसा कहना है कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन की उपज है। तो यहां से क्वेश्चन ये आएगा कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है कांग्रेस, ये किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है। ये गरम दल के नेता थे, कल मैंने आपको बताया भी था। तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। यह कभी कभी ये आ जाएगा कि लाला लाजपत राय ने इनमें से कौन सा कोटेशन कहा था, तो हो सकता है कोटेशन वो ऑब्जेक्टिव में दे दे, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों तरफ से आपको इसको याद रखना है। अगला फैक्ट यहां से है कि कांग्रेस, ये बोला था कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। तमाशा आप लोग समझते हो, तमाशा का मतलब क्या होता है? तमाशा का मतलब होता है कि कोई सा भी मेला टाइप की चीजें लगना जहां पर तमाशा दिखाए जाते हैं। तो कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का होता था, इसलिए ऐसा कहा गया है कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। और ये किसने बोला था? अश्विनी कुमार दत्त ने बोला था कि कांग्रेस के सम्मेलन जो होते हैं वो 3 दिनों के तमाशा है, ठीक है। अभी भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है लेकिन अब ऐसा कोई नहीं बोलता है, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस खुद ही लगभग हंसी पे जा चुकी है ना। कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त, याद रखिएगा। ये किसने बोला था? अश्विनी कुमार दत्त ने। तो तीसरा फैक्ट ये हुआ, तीसरा वक्तव्य। चतुर्थ वक्तव्य हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं, ठीक है। अर्थात उनका ये कहना था और ये कहा था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने 2 कोटेशन बोला है, डफरिन की उपज है ये बोला है, दूसरा ये बोला है कि कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों की एक राष्ट्रीय मेले है। राष्ट्रीय मेले है मतलब साल भर में 3 दिन के लिए जो शिक्षित भारतीय लोग हैं उनके मेले लगते हैं और उस मेले में भारत के जो शिक्षित लोग हैं वो उसमें भाग लेते हैं, ऐसा कहा था लाला लाजपत राय साहब ने, ठीक है। तो ये याद रखना, लाला लाजपत राय कांग्रेस से चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? वो इसलिए चिढ़ते थे कि वो कांग्रेस जो थी वो अपनी मांग याचना के रूप में मांगती थी अंग्रेजों से, इसलिए वो चिढ़ते थे, ठीक है। अगली बात वही बोली है, किसने बोली? देखो, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है और ये बोला है विपिन चंद्र पाल ने, ठीक है। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है और ये बोला है विपिन चंद्र पाल ने, जो लाल बाल पाल जो थे उसी में से एक ही है, ठीक है। कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है अर्थात भीख मांगने वाली संस्था, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। तो कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, ये बोला था विपिन चंद्र पाल ने। आवाज क्लियर आ रही है? कोई भी एक जवाब दे। जी सर, जी सर। अगली बात बोली थी बाल गंगाधर तिलक ने और उन्होंने ये बोला था कि यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह हम टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये किसने बोला था? ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। अब आप सोचिए जितने भी गरम दल के दोनों तीनों लोग थे वो कांग्रेस से कितना चिढ़ते थे। उन्होंने बोल दिया है कि साल भर में एक बार आप बैठ जाते हो
और मेंढक की तरह टर्राओगे तो उससे निकलेगा क्या? आपको साल भर उसको क्या लेना पड़ेगा? भाग लेना पड़ेगा, साल भर आपको उसके लिए गतिविधियां करना पड़ेगा। तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने ऐसा बोला था कि एक वर्ष में एक बार अगर आप मेंढक की तरह टर्राओगे, मेंढक टर्राता है बरसात में, ठीक है, तो आपको उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने, और ये भी कहा था कांग्रेस के सम्मेलन के बारे में, ठीक है। अगला बोला था लॉर्ड डफरिन ने खुद बोला था कि कांग्रेस संभ्रांत लोगों का एक प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है, ठीक है। संभ्रांत लोग मतलब अमीर लोग, ठीक है। कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है, ये बोला था लॉर्ड डफरिन ने। बनाया भी उसी ने, सुझाव भी उसी ने दिया, लेकिन उसमें लोग शामिल हो गए, बड़े बड़े अमीर लोग, तो उसने ये बात बोल दी कांग्रेस के बारे में कि संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से कभी आए कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, ये बात किसने कही थी? तो लॉर्ड डफरिन ने कही थी, ठीक है। और अगली और आखिरी बात, अगली बात है कांग्रेस के लोग, ये बोला था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। पद का मतलब होता है कि कांग्रेस के जो पद है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो भी उसमें पद रहते होंगे, ये बोला बंकिम चंद्र चटर्जी ने कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पद के भूखे हैं, ठीक है। वैसे कोई सा भी संगठन बनता है ना, तो उसमें पद के लिए लड़ाइयां होती है। आप कहीं भी देखिएगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने के लिए भी लड़ाइयां होती है। आपने देखो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस भी लड़े थे इस मामले में। तो सही कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, उन्होंने बोला था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ठीक है। तो 1907 की जो कांग्रेस की फूट हुई थी वो भी अध्यक्ष पद को लेकर ही हुई थी। तो कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं ऐसा बोल दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और ये भी बोला था कांग्रेस के बारे में। और आखिरी बात इन सब की निचोड़ बोल दिया था गांधी जी ने, और उन्होंने बोला था जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई 1947 में, तो 1947 में उन्होंने बोल दिया था कि कांग्रेस संगठन को अब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का गठन क्यों किया गया था? स्वतंत्रता दिलाने के लिए गठन किया गया था। तो गांधी जी ने इसलिए यहां से बोल दिया था कि कांग्रेस संगठन को अब समाप्त कर देना चाहिए। तो गांधी जी के सुझाव को उस समय तो किसी ने नहीं माना, लेकिन ये बात याद रखी मोदी जी ने, क्योंकि उनका जन्म 1949 में हुआ था, और उन्होंने इस प्रकार से 2014 में आके कांग्रेस को क्या कर दिया? समाप्ति की ओर ले जाके चले गए, ठीक है। तो ये बात गांधी जी के सपनों को पूरा करने में मोदी जी का बहुत पूरा हाथ है। तो इस प्रकार से ये वक्तव्य थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि किस वक्तव्य को किसने कहा, ठीक है। और इस प्रकार से जो आज का जो कांग्रेस का जो टॉपिक था वो यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे, और अगला और आखिरी चैप्टर आधुनिक भारत का वो है महात्मा गांधी के आंदोलन। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो चैप्टर है कांग्रेस का, इसमें से चीजें समझ में आई होंगी। अगर क्वेश्चन आएंगे तो गलत आप नहीं करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आधुनिक इतिहास का एकमात्र चैप्टर बचा हुआ है, वो है महात्मा गांधी के आंदोलन, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम लोग कल देखेंगे। हो सकेगा तो कल ही हमारी आधुनिक इतिहास की जो क्लास है वो समाप्त हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर